वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। और ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक मेन टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो इसमें जो है वो हम बात करेंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इन स्टार्टिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो सबसे पहले ये बात समझते हैं कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन क्या है। तो इसकी पहले आप अपने डिस्प्ले पर एक रिएक्शन सा नज़र आ रहा होगा जिसमें मेरे पास एक टारगेट न्यूक्लियस है और इस टारगेट न्यूक्लियस के जो है वो अराउंड एक बाउंड्री सी नज़र आ रही है डॉटेड लाइन में, जिसके साथ लिखा है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। तो अब जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं तो हम बेसिकली किसी ना किसी न्यूक्लियस के साथ कोई इंटरेक्शन करवा रहे होते हैं किसी और चार्ज पार्टिकल का। तो अब जब भी ये इंटरैक्शन होता है तो इंटरैक्शन में ना पॉसिबिलिटी होती है कि एक इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो टारगेट न्यूक्लियाई से कितना करीब जाकर इंटरैक्ट करता है। तो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो है वो एक इस तरह का रीजन है, एक इस तरह का एरिया है जो हाइपोथेटिकली हमने खुद अज्यूम किया है। और इस एरिया के अंदर क्या होता है, इस एरिया में जो है वो हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं कि या तो हमारा इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल जो है वो इस न्यूक्लियाई के साथ इंटरैक्ट करने के बाद किसी और एंगल पर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है? या फिर वो इस टारगेट न्यूक्लियाई से इंटरैक्ट करने के बाद इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। लेकिन ये चांस कब है? ये दोनों चांसेस उस टाइम है जब मेरा इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को जो है वो ओवरकम करेगा या न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को पास करेगा। ये वाली ग्रीन बाउंड्री नज़र आ रही है ना, जब ये इंस्टेंट प्रोजेक्टाइल इस ग्रीन बाउंड्री को पास कर लेगा, उसके बाद मेरे पास जो है ये प्रोबेबिलिटी होगी। So nuclear cross-section is defined as the effective area or a region around the target nuclei which give us a probability of some scattering or absorption event। ठीक है? अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है ये बता दिया मैंने कि ये एक हाइपोथेटिकल एरिया है, ये हम खुद अज्यूम करते हैं। बट द सेकंड थिंग इज़ कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो है वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर। उसमें की सबसे पहले जो डिपेंडेंस है वो है मास पर, उसके बाद उसकी डिपेंडेंस है चार्ज पर और उसके बाद उसकी डिपेंडेंस है स्पीड पर। इन 3 पैरामीटर्स पर जो है उसकी डिपेंडेंस है ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल व्हिच कैन बी नोन एज़ प्रोजेक्टाइल। हम इंसिडेंट पार्टिकल को ही प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है? अब इन तीनों चीज़ों पर क्यों? ये एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं कि मेरे पास एक इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल है, जो कि प्रोटॉन है, ठीक है? हमने एक प्रोटॉन को जो है वो टारगेट न्यूक्लियाई के ऊपर स्ट्राइक करवाया। अब हुआ क्या कि अब प्रोटॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो इस न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को ओवरकम करे। क्यों? क्योंकि उसको जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉज़िटिव चार्ज की वज़ह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन को भी फ़ेस करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास जो है वो प्रोटॉन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, एक न्यूक्लियाई के साथ इंटरैक्ट करवाने के लिए, ठीक हो गया? इसके केस में अगर हम कंपेयर करें न्यूट्रॉन्स को, तो न्यूट्रॉन्स के लिए क्या है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो वो उसको अगर हम थोड़ी-सी भी एनर्जी देंगे, तो वो जो है वो टारगेट न्यूक्लियाई के साथ स्ट्राइक करेगा और टारगेट न्यूक्लियाई के इस बैरियर को ओवरकम करके न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट कर लेगा। So this is how the charge affect the interaction with the nuclear cross section of a target nucleus। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो है कि हम एक ग्लास स्लैब को कंसीडर करते हैं और उस ग्लास स्लैब में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन किस तरह से जो है वो कुछ दूसरे बीम ऑफ पार्टिकल को रोकते हैं और उसके बाद जो बीम ऑफ पार्टिकल है उनका क्या रिलेशन है ग्लास स्लैब की थिकनेस से। ये दोनों चीज़ें अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल से। ये आपको अपने डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है कि एक ग्लास स्लैब है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप में आपको नज़र आ रहा है। अब इस ग्लास स्लैब का एरिया हमने ए लिया और इसकी जो थर्ड डायमेंशन थी उसको हमने dx बोल दिया, ठीक है? इस ग्लास स्लैब के अंदर ना n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद हैं, n नंबर से मुराद इनफाइनाइट न्यूक्लियाई मौजूद हैं, ठीक है? अब क्योंकि न्यूक्लियस मौजूद है, तो उन सब न्यूक्लियस के क्रॉस सेक्शन भी मौजूद हैं, जिसको मैंने यहाँ पे सिग्मा से रिप्रेज़ेंट किया है। सिग्मा रिप्रेज़ेंट अ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, ठीक है?
अब इस ग्लास स्लैब को ना हमने एक सोर्स लगा दी और सोर्स क्या कर रही है, बीम ऑफ पार्टिकल्स को इमिट कर रही है। अब बीम ऑफ पार्टिकल को जब इमिट कर रही है, बीम ऑफ पार्टिकल का जो इनिशियली इमिट हो रहे हैं उसको हमने एन का नाम दिया है फ्रॉम द सोर्स। और अब बीम ऑफ पार्टिकल्स है ना, जो ये बीम ऑफ पार्टिकल है, इसको इस तरह समझ लें जैसे हम लाइट है ना, लाइट को हम क्या बोलते हैं, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स। इसी तरह यहाँ पे ये किसी और पार्टिकल की बीम है, इट कैन बी अ न्यूट्रॉन, इट कैन बी अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अब इस भाई बीम के पास जो है वो 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो है जो न्यूक्लियस ग्लास स्लैब में मौजूद है, ये उसके साथ जो है वो स्ट्राइक करे, उसको ओवरकम करके जो है वो न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करने के बाद न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट कर दे। ये इसकी पहली पॉसिबिलिटी है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि जो ये बीम है ये एज़ इट इज़ जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है ग्लास स्लैब की दूसरी साइड से। तो उसको हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से जितने पार्टिकल यहाँ पर रुकेंगे उसको हमने डीएन का नाम दे दिया, ठीक है? तो अब इन दोनों को माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास उन सारे पार्टिकल्स का नंबर आ जाएगा जो यहाँ पर हमारे पास ग्लास स्लैब से विदाउट एनी इंटरेक्शन एज़ इट इज़ ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है? अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं कि अगर हम जो है वो dx चेंज कर दें, इसकी ये थिकनेस चेंज कर दें, तो हमारे पास बीम ऑफ पार्टिकल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है? या इस dx को थिकनेस को इंक्रीज़ कर दें, तो उससे क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी इंक्रीज़ हो जाएँगे ना, और उससे फिर बीम ऑफ पार्टिकल में क्या चेंज आता है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जो है ना वो है कि n नंबर ऑफ पार्टिकल जब थे ना मेरे पास इन क्लास लैब में, तो मैंने उसका नाम दिया NADX का, ठीक है? जो यहाँ पे ये हाइलाइट हुआ नज़र आ रहा है। और जब हम, क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन को भी यहाँ पर जो है वो अज़्यूम कर रहे हैं, तो अब ये सारे न्यूक्लियस के क्रॉस सेक्शन भी मौजूद है, तो इन्हीं NADX को जो है साथ हमने सिग्मा भी लिख दिया है। ये चीज़ एक याद रखने की है, जिसको हम एग्रीगेट न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब हमने एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन बनाना था जिससे हमें ये पता चल जाए कि इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स का और जो ग्लास स्लैब है उसका आपस में क्या रिलेशन है, कि अगर हम ग्लास स्लैब को चेंज करें, उसको इंक्रीज करेंगे, तो इंटरैक्टिंग पार्टिकल में क्या फ़र्क आएगा। तो हमने एक रिलेशन बनाया है जिसमें हमने इंटरैक्टिंग पार्टिकल ओवर इंसिडेंट पार्टिकल लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर हमने एग्रीगेट न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को डिवाइड किया है एरिया से, ठीक है? अब इंटरैक्टिंग पार्टिकल कौन से थे? इंटरैक्टिंग पार्टिकल जो थे उनको हमने डीएन का नाम दिया था। ये वो पार्टिकल हैं जो कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन की वजह से ब्लॉक हो गए और न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, ये वाले, ठीक है? इसको हमने इंटरैक्टिंग पार्टिकल बोल दिया। अब इंस्टेंट पार्टिकल जो इनिशियल पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं? एन बोल दिया। और उसके बाद एग्रीगेट न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को सिग्मा NADX बोल दिया और उसको डिवाइड कर दिया ओवर द एरिया ऑफ ग्लास स्लैब। तो एरिया एरिया से कैंसल आउट हो गया, ठीक है? उसके बाद हमने एक और चीज़ लिखी है कि हमने यहाँ पे माइनस साइन इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा, माइनस साइन क्यों इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके बारे में समझते हैं। अब देखें, ये बीम ऑफ पार्टिकल है ना, इसके पास एक ही चांस है, या तो ये बीम ऑफ पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को ओवरकम करके न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करेगी, या फिर ये ट्रांसमिट हो जाएगी। यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वो, अगर इनका ऑर्डर देखा जाए तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बीम ऑफ पार्टिकल्स जो सोर्स से आ रहे हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं ना टाइम के साथ साथ। तो इसलिए हमने लिखा है कि ईच पार्टिकल के कैन इंटरेक्ट ओनली वंस, यानी कि सारे पार्टिकल्स के पास सिर्फ एक ही चांस होगा इंटरेक्शन का, और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, अब एक दूसरी चीज़ लिखते हैं, उसमें बाद हमने जो है वो इंटीग्रेशन जो है दोनों साइडों पर इस जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी है, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो कुछ इस तरह से है। अब हमने ना यहाँ पे जो इनिशियल पार्टिकल्स लिए हैं बीम में, उसको हमने एन नोट का नाम दे दिया, और जो दूसरे पार्टिकल है ना उसको हमने एन का नाम दिया है सर्वाइविंग पार्टिकल को। सर्वाइविंग पार्टिकल कौन से थे? जो एग्जैक्ट ट्रांसमिट हो रहे थे राइट साइड पे ना, इसको हमने
ये वाले पार्टिकल, इन सारे पार्टिकल्स को हमने n का नाम दे दिया। अच्छा, अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/n इंटू डी एन, हमारे पास लॉग n आता है, ठीक है। और उसके बाद n नोट ओवर n नोट, ये इसकी लिमिट आ गई। और दूसरी साइड पे हमने थिकनेस के अकॉर्डिंग जो है वो उसको इंटीग्रेट करवाया और उसकी लिमिट हमारे पास x से 0 तक की आ गई। अब उसके बाद हमने क्या किया, log n माइनस log n नॉट इक्वल टू माइनस सिग्मा एन एक्स, ठीक है। अब log n ओवर n नॉट एज इट इज लिख दिया और माइनस सिग्मा एन एक्स एज इट इज लिख दिया। अब log को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एंटी लॉग ले सकते हैं। तो एंटी लॉग लिया, एक साइड पर log जो है वो रिमूव हो गया और दूसरी साइड पे ये पूरी जो राइट हैंड साइड पे टर्म है ना, ये सारी टर्म एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगी। ये लॉगरिथम का रूल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है हमारा जनरल एक्सप्रेशन आ गया, जो कि क्या है, विच इज एन नोट एन इक्वल टू एन नोट ई एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा एन एक्स, एंड दिस इज द इक्वेशन A2। अच्छा, अब इस इक्वेशन A2 में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेट surviving particles and decreases exponentially with increase in the thickness of slab as it increases the probability of interaction। यानी कि जो surviving particles थे ना, वो decrease हो रहे हैं by with the increase in the thickness of glass slab as it increases the nuclear cross section। ये कौन से particles की बात हो रही है, ये इन पार्टिकल्स की बात हो रही है। जो बीम के पार्टिकल थे ना, इसका इनवर्स रिलेशन आया है विद द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब के, क्योंकि अगर हम ग्लास स्लैब की थिकनेस को इंक्रीज करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा होंगे। और अब न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गए तो इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि डीएन इंक्रीज कर देगा ना। अब इसका मतलब है ये सारी की सारी बीम्स जो हैं वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएँगी और न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब है जो दूसरी साइड पे बीम ट्रांसफ़र हो रही थी या ट्रांसमिट हो रही थी सर्वाइविंग पार्टिकल्स की, वो डिक्रीज़िंग की तरफ जा रही है और एक्स्पोनेंशियली डिक्रीज़ हो रही है। सो दिस इज़ द थिंग कि एन नोट जो है उसको हमने इनिशियल पार्टिकल्स बोला है, तो इनिशियल पार्टिकल्स स्ट्राइक करने के बाद डिक्रीज़िंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। ये चीज़ जो है वो इस ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रही है। So this was about today video lecture, and